आपका पाइथन, रूबी, एक्शन स्क्रिप्ट, ऐसी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। नहीं। पाइथन अभी पढ़े हो धीरे धीरे तो मेरे को ना पाइथन का वो बताना आप अपना सिलेबस, अगर आपको कब कब पढ़े थे पाइथन? 11th 12th में ऑप्शनल सब्जेक्ट था ना, तो उसकी बुक्स कौन सी रेफर कराई गई थी आपको? सुमिता अरोरा की, ठीक है। एक यशवंत कानेटकर हैं और एक सुमिता अरोरा है। कानेट ओके ओके ओके, उन्होंने मतलब वो उनकी बुक्स लिखी गई थी पाइथन के ऊपर में जो पढ़ाया गया था, ओके। चलिए बहुत अच्छी बात है। सो अभी फ़िलहाल हम लोग, मैं नाम लिख लूँ क्योंकि मुझे फिर भूल जाएगा। सिलेबस तैयार करने रहते हैं ना तो लगता है। जस्ट अ मिनट। सुमिता अरोरा एंड प्रीति अरोरा, ये दोनों बहनें थी क्या? हम्म। ओके, डेप्थ में जाते हैं ना, ठीक है। डेप्थ आया था, ज़रूरी है। पाइथन बहुत तगड़ी लैंग्वेज है, बहुत ज़्यादा, बहुत बेहतर। एक तो पहली चीज़, अभी की जितनी भी मॉडर्न लैंग्वेजेस आ रही है ना, सब पाइथन बेस्ड है। तो वो सारी की सारी पाइथन पूरा कंप्लीट, तो जावा स्क्रिप्ट हो गया, और जो नई जो वेबसाइट्स के लिए बनाने के लिए या सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जो लैंग्वेजेस लगती है ना, वो पूरी पाइथन बेस्ड होती है। उन्हीं से निकल के आती हैं सारी स्क्रिप्ट्स। तो आप अगर पाइथन सीख गए हैं तो आप इस लाइन में बहुत अच्छा वर्क कर सकते हैं। हो जाएगा। हमारी ग्राफिक लाइन में भी पाइथन कहीं ना कहीं काम आता है। हाँ। तो खैर वो आपके लिए अलग वो है। तो हम लोग ये इस टाइप का मैनिपुलेशन आज तैयार करेंगे विच इज़ फॉर दी प्रोडक्ट गैलरी। इसमें हमने ऑब्वियस सी बात है कि हमारा जो इन्वायरमेंट था उसके अंदर पे हमने एक बियर का कैन ऐड किया हुआ है। एल का कैड है, ये है, बियर नहीं है, एल है। तो एल का कैन ऐड किया हुआ है जिसमें हमने एक ऊपर में यहाँ पे मूज ऐड किया हुआ है, और हमने यहाँ पे पानी ऐड किया हुआ है, दैट मीन्स जो फेक वाटर निकलता है। दूसरा, हमने प्लेट्स क्रिएट की हुई हैं जिसके थ्रू आप अगर यहाँ देखें थोड़ा सा गलती नज़र आएगी आपको, शार्प कट है इधर पे, इसको थोड़ा सा हमें फिक्स करना होगा। दूसरी चीज़, शेडोज़, फेक शेडोज़, लाइट्स मैच कराई गई हैं। सो बहुत सारा काम इसमें किया हुआ है। कलर करेक्शन का भी काम किया है, इमेज को कटिंग करके यहाँ लाना, उसकी शेडोज़ लाइट चेंज करना, ओवरऑल कंपोजिशन तैयार करना, वो चीज़ हमने की हुई है। सो आज हम लोग ऐसा ही कुछ क्रिएट करेंगे, राइट। थोड़ा सा हम अपना एक नॉच बढ़ाएंगे कंपोजिशन का सेक्शन। प्रीवियसली हम लोगों ने क्या किया था, आपने वो वाले टूल देखे थे, हीलिंग ब्रशेस टूल देख लिया आपने, क्लीन अप देख लिया, राइट। अब उन क्लीनअप्स को, उसी टेक्निक्स को यहाँ यूज़ करके आप कैसे प्रोडक्ट वन क्रिएट करते हैं वो चीज़ आज देखेंगे हम। वीएफएक्स लाइन में यही चीज़ यूज़ जब होती है मूवीज़ लाइन में, तो कुछ इस तरीके का यूज़ होती है। इसमें अगर आप देखें तो वी हैड चेंज्ड अ लॉट ऑफ इमेजेस, राइट। सारी की सारी इमेजेस जो हैं वो हमने बदली हुई हैं, राइट। अगर मैं इसको, ये ट्रेन जो है वो हमने अलग से इन्हेंस की हुई है, और उसी को बढ़ा के कॉपी करके हमने उसको, है ना, थोड़ा सा उसकी शेप को चेंज किया हुआ है ताकि सीनैरियो कुछ इस तरीके बने। अभी फ़िलहाल इसमें काम बचा हुआ है। हम इसको साइबर पंकिश वर्ल्ड, जो फ्यूचर का वर्ल्ड होगा ना, वो वाले वर्ल्ड की तरह इसको बनाने वाले हैं। सो ये जो ट्रेन है ये हल्का सा हवा में उड़ती हुई नज़र आएगी और वैसी जाएगी, है ना। तो उस तरीके का रहेगा इसमें। अभी फ़िलहाल हम लोग आधे मैनिपुलेशन वर्क में हैं। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। सो आज हम लोग जो मैनिपुलेशन, ऑल ऑफ दीज लेयर्स, कॉम्पोजिशन क्रिएट करने के लिए लगता है, ठीक है। तो डरेंगे नहीं, अभी इसी में शुरू करेंगे, ठीक है। अब इस बार आज के वर्क के लिए हम फिर से एक और प्रोडक्ट का वर्क। मैंने एक्चुअली क्या है ना कि सारा खोल के रख दिया था जितने भी डोर्स हैं, क्योंकि सवेरे बहुत ज़्यादा उस वो स्मेल आ रही थी उस चीज़ की, बोलते हैं ना बंद हो जाता है तो। या सो अभी फ़िलहाल थोड़ी देर बाद फिर हम चालू करेंगे।
हाँ वो ओपन करते हैं तो वो थोड़ा सर्कुलेट हो जाता है ना, बहुत अच्छा वेंट बन जाता है। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के वर्क के लिए, और हमारा जो प्रोडक्ट होगा मुझे नहीं पता, तो अनस्प्लैश में जाएंगे या pexels.com, जिसमें भी आप जाते हैं उस चीज़ को आप देख सकते हैं। अनस्प्लैश और पेक्सल्स, ये अनस्प्लैश.com है और pexels.com, राइट। तो अगर आप कभी आगे वीडियोस फ्री में चाहते हैं तो ये वीडियोस भी प्रोवाइड करता है फ्री में, राइट। सो लेट जैसे हम इसी तरीके का कोई क्रिएट करते हैं, आई डोंट नो प्रोबेबली हमारा इस बार का जो आर्ट वर्क होगा वो हम थोड़ा सा जाइगेंटिक वाला किसी कैरेक्टर को लेके या लड़की कैरेक्टर को लेके हम किसी एक लैंडस्केप में फिक्स करेंगे, इस टाइप का कुछ हम क्रिएट करेंगे। प्रॉबेबली ये हो सकता है कि हम ये किसी कंपनी ब्रांड के लिए तैयार कर रहे होंगे, ठीक है। सो ये मैनिपुलेशन वर्क के लिए हम देखते हैं, लेट्स सी। सबसे पहले हमें चाहिए होगा अपने आप को टर्मिनोलॉजी के प्रति थोड़ा सा सजग करें। दैट मीन्स कि यू नीड टू फिक्स योर सेल्फ कि आप कौन सी चीज़ चाह रहे हैं, क्योंकि ये पूरा इंटरनेट भरा हुआ है, राइट, सारी चीज़ों से भरा हुआ है। और आप इन जगहों पे कैसे अपना मतलब आपको कौन सा प्रोडक्ट चीज़ चाहिए वो चीज़ आप कैसे सर्च करेंगे, है ना, वो कैसे आएगी, ये चीज़ आपको यहाँ पे ढूंढनी होगी। सो फॉर दैट व्हाट आई विल बी डूइंग, प्रोबेबली मैं इसको ऐसा करता हूँ कि um, एक बिजी सिटी या लैंडस्केप सर्च करते हैं, स्ट्रीट लैंडस्केप या कुछ ऐसा, राइट। मुझे ये क्लासिक 30s का कुछ अच्छा लग रहा है ना, तो इसी को लेते हैं। लेट्स सी, इसको हम क्लासिक ब्रॉडवे। ब्रॉडवे आप लोग को पता है क्या है? ब्रॉडवे एक्चुअली में ना एक थिएटर है जो कि न्यूयॉर्क, पुराने न्यूयॉर्क में था। मतलब वहीं से ये पूरी ग्लैमराइज्ड वर्ल्ड जो है ना वो चालू हुआ था, ठीक है। तो बिल्डिंग या एक्सटीरियर, क्योंकि ये इंटीरियर दिखा रहा है ब्रॉडवे का, तो एक्सटीरियर ब्रॉडवे इज राइट। क्लासिक को अलग कर देते हैं, तो ब्रॉडवे का जो लुक है इस टाइप का, राइट, इस तरीके का लुक आएगा। सो ये ब्रॉडवे जो है वो हमें वैसा ही नाइट वाला ब्रॉडवे चाहिए है, बस थोड़ा सा एक अलग। अब आपको इसको सेलेक्ट करने के लिए, कोई भी वर्क जब आप सेलेक्ट कर रहे हैं या बना रहे हैं, तो आपको दो तीन चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स से कि इमेज में सबसे पहले कॉम्पोजिशन कीज़, तो कौन सी कॉम्पोजिशन कीज़ लगी हैं उसी के अकॉर्डिंग इमेजेस लीजिए, ठीक है। जैसे हमने बात की थी चारों टाइप के, हाई की, लो की, मीडियम और एक्सट्रीम की, ये चार कीज़ के बारे में हमने बात की थी। तो हाई की, लो की और एक्सट्रीम की या जो भी कीज लगी हैं, तो जितने भी रेफरेंस इमेजेस आप लोगे जिसके साथ आपको मिल के काम करना है, वो आइदर या तो इन कीज़ को ये फैमिलियर होने चाहिए, ठीक है, या तो कीज़ के फैमिलियर होने चाहिए, और या फिर आपको ग्रे लेना होगा। ग्रे यानी कि कलर्स नहीं, मतलब कलर्स नॉर्मल रहें लेकिन ग्रे लाइटिंग हो। ग्रे लाइटिंग यानी सारी जगह इवनली लाइट हो, कहीं पे भी ज़्यादा वाइट या ज़्यादा ब्लैक नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप ब्लेंडिंग नहीं कर पाएंगे, राइट। तो वो आपको टफ पड़ेगा फिक्स करना। तो जैसे मैंने ये इमेज हम लेते हैं और हम इसको लार्ज फाइल ले लेते हैं। लेट्स डाउनलोड, राइट, और जेपेग फाइल, और इस फाइल को हम बेस बना के इस पे वर्क करना शुरू करेंगे। आप चाहें तो A4 साइज ले सकते हैं, राइट। वर्क के लिए हम पोस्टर बना रहे हैं ब्रॉडवे का। प्रोबेबली मैं यहाँ पे ये करूँगा कि एक जायंट गर्ल जो होगी वो इस चीज़ को, जो शॉकार्ड है, इसको छू रही होगी या इसको फिक्स कर रहे होंगे या कोई भी ऐसा, राइट। तो ऐसा कुछ क्रिएट करेंगे, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। अब इसके बाद हमें दूसरा रेफरेंस इमेज लानी होगी जिसको हम दे रहे हैं। अब ये आइडियाज़ कैसे जनरेट होते हैं? जनरली ये आइडियाज़ स्केचिंग के द्वारा जनरेट होते हैं। लोग स्केच भी करते हैं, कई सोचते हैं कि भाई हमें यहाँ पे कोई गर्ल खड़ी दिखानी है जो कि उसका पैर ही मतलब कार से दुगने साइज़ का है, इस टाइप का वो खड़ी हुई है या कुछ ऐसा दिखाना है। तो ये मूवीज़ लाइन के लिए, मूवी पोस्टर के लिए दिखाया जाता है जनरली। किंग कॉन्ग वगैरह हो गया, ये सब जो हो गए, इन सब चीज़ों को दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये सबसे पहले ना स्केच होती है।
लेकिन अगर आपके पास स्केचेस का एक्सपर्टीज नहीं है तो आप क्या करें, फिर आप रेफरेंसेस की हेल्प लीजिए। अपने आप को मैं एक चीज़ बताऊं, आर्टिस्ट कभी ना ऐसा नहीं होता, ये मत सोचिएगा, अपने आप को इस चीज़ में मत बांधिएगा कि आर्टिस्ट जो है वो सोचता है और सोच के कुछ निकालता है और फिर मतलब आउट ऑफ ज़ीरो कोई भी क्रिएट नहीं होता, मैजिक नहीं है, सब लॉजिक है। लॉजिक कैसे आता है, जब आप इस चीज़ का रेफरेंस ले चुके रहते हैं। आपने कहीं देखा होगा कि गॉडजिला को क्या बोलते हैं ऐसा दिखाया गया, तो किसी ने क्या किया, गॉडजिला को वहाँ से उठाया और उन्होंने बोला कि क्या होता अगर गॉडजिला किसी बिल्डिंग के ऊपर हमला कर रहा है, उससे अच्छा मैं एक प्रोडक्ट दे दूँ उसके ऊपर हमला करता हुआ नज़र आ जाए। तो ये आपने क्या किया, रेफरेंस के अंदर से निकाला कॉन्सेप्ट है ये। तो हम आउट ऑफ ज़ीरो नहीं निकालते कोई भी। और अगर ज़ीरो से बनाना है तो ज़ीरो से बनाने के लिए जो शुरुआती लोगों ने बनाया होगा वो उन्होंने बिना पेंसिल पेपर के ये चीज़ अचीव नहीं की होगी। तो उन्होंने पहले पेंसिल पेपर्स में 10 बार 10,000 बार ड्राइंग की गई होगी, उसके बाद उनका एक प्रोडक्ट नज़र आता है, निकलता है। ठीक है, ये सब इंस्पिरेशंस होती हैं जो कि नज़र आपने मैक्रो फोटोग्राफीज देखी हैं, ये सब इवॉल्व कहाँ से हुए, ये मैनिपुलेशन वाले सिस्टम ये इवॉल्व हुए मैक्रो फोटोग्राफी से। इनिशियल 1930s ईयर 1930s के दौर में जब मूवीज़ बनती थी तो उस समय में गॉड्स किंग कॉन्ग की एक पिक्चर आई थी जिसमें दो डायरेक्टर्स ने मैक्रो फोटोग्राफी शुरू की और उसमें से उन्होंने ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट उस समय नहीं हुआ करता था, तो उन्होंने अपना एक्शन फिगर को गोरिल्ला बनाया क्ले से, राइट, और गोरिल्ला बना के उसको उन्होंने चलाया और उसकी स्टॉप मोशन फिल्म को लिया और मिक्स किया उसको ले जाके कहाँ पे, और ये कहीं पे भी उन्होंने बस छोटा सा रास्ते में अगर ढेर सारा उनको घास दिख जाता था तो वहीं पे कैमरा को रख के मैक्रो फोटोग्राफी कर लेते थे, तो वहाँ बना लेते थे छोटे मिनिएचर मॉडल और ये सारी चीज़ें बना के उन्होंने एक पिक्चर मूवी शूट ली थी। वहाँ से ये चीज़ इवॉल्व हुआ है। ठीक है, तो ये कहीं पे भी ये मत सोचिए कि आपको नहीं बनता है आइडिया, आइडिया जो है वो रेफरेंसेस से आता है। ठीक है, इंस्पिरेशन जो है रेफरेंस से आएगी। तो हमने जैसे मैंने इसको देखा, तो अब इसमें कुछ टेक्निकल टर्म होते हैं स्केचिंग में सिखाए जाते हैं ये चीज़ कि इसका पर्सपेक्टिव क्या है। पर्सपेक्टिव 3 टाइप के होते हैं, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट। ठीक है, तो 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव क्या होता है, जो हम अपनी नज़र से देखते हैं, दिस इज़ 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, जो आप देखते हैं डेप्थ को नापने के लिए, है ना, रियल वर्ल्ड की कौन सी चीज़ दूर है कौन सी पास है उस चीज़ के लिए। 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव मछली की आँख को बोला जाता है, जब दो तरफ लेंस डिस्टॉर्शन होता है, बीच का हिस्सा क्लियर दिखता है, बाकी सब वो होता है, स्क्यू होता है। अगर इसको हम यहाँ देखें तो गूगल में फटाक से कवर अप करते हैं, फिर रेफरेंसेस सर्च करेंगे एंड देन मर्जिंग में जाएंगे। सो यहाँ पे 2 पॉइंट, ठीक है, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, फोटोग्राफी, ड्राइंग, जो भी आप सर्च करना चाहें तो आपको समझ आएगा कि ये इस तरीके की चीज़ को 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव बोला जाता है। ठीक है, सो 1 पॉइंट जो होगा वो कैसा होगा, ये 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव होता है जिसमें सारा एक जगह पे ख़त्म हो रहा है। इसमें वैनिशिंग पॉइंट होता है, तो एक वैनिशिंग पॉइंट होता है, यानी सारा लेंस डिस्टॉर्शन जो है वो एक पॉइंट पे होता है, सारी इमेज जो है वो एक पॉइंट पे जाके वैनिश हो जाती है। ये 1 पॉइंट होता है। 2 पॉइंट में क्या होता है, दो दो वैनिशिंग पॉइंट हो जाते हैं, तो सारी इमेज जो है वो कहाँ जाके, एक इधर और एक इधर जाके स्क्यू हो जाती है पूरी इमेज। यहाँ देखिए तो ये एक पॉइंट इधर, ये 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, और फिर लास्ट होता है 3 पॉइंट। नीचे से पूरा ऊपर जाएगी वैल्यू, तो इसमें क्या है, वैनिशिंग पॉइंट 3 हो जाते हैं। यहाँ से भी एक रहेगा, यहाँ से एक रहेगा, तो एक डिस्टॉर्शन इधर, एक डिस्टॉर्शन इधर, एक डिस्टॉर्शन ऊपर होगा, तो ये 3 पॉइंट बनते हैं, ऐसा ट्राइंगल बनता है। इसको जब ड्रॉ किया जाता है तो 3 पॉइंट प्लस, इसमें जनरली जो कैमरा व्यूज़ होते हैं वो क्रिएट होते हैं। सिनेमाटोग्राफी में जब आगे जाते हैं तो ये चीज़ पता चलती है। ड्रॉ करने का तरीका कुछ ऐसा होता है, एक इधर वैनिशिंग हो रहा है, एक इधर वैनिशिंग हो रहा है और एक ऊपर वैनिशिंग हो रहा है, ऐसे 3 पॉइंट बनता है। सो 1 पॉइंट परस्पेक्टिव से FPS बनता है, यानी फर्स्ट पर्सन व्यू, राइट। FPV हमारा जो POV बोलते हैं ना, जिसको पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, तो आपके थ्रू जो आप देखते हो वो POVs में आता है, राइट, तो वो फर्स्ट पर्सन व्यू बनता है।
सेकेंड 2 पॉइंट व्यू पर्सपेक्टिव से फिश आई लेंस बनता है, यानी कि इससे मछली की आँख की दृष्टि से दिखाया जाता है प्रोडक्ट। मछली की आँख जो होती है ना, वो बीच में आप एक्चुअली क्या होता है कि जब कांच के अंदर मछली को रखा जाता है तो इमेज जो उसके ऊपर में फॉर्म होती है, जो मछली देखती है, वो कैसी होती है? बीच का हिस्सा, क्योंकि कर्व लेंस है ना, कर्व लेंस है, तो बीच का हिस्सा जो होता है वो बड़ा दिखता है, दूर के हिस्से छोटे दिखते हैं। तो फिश आई व्यू बोलते हैं उसको, अगर ऐसा सीन देना है। जब 3 पॉइंट में आते हैं तो बर्ड आई व्यू भी बनता है, यानी ऊपर से देख रहे हैं बर्ड आई व्यू, और या वॉर्म्स आई व्यू, यानी कि नीचे से देख रहे हैं। एंट आई व्यू, वॉर्म्स आई व्यू, यानी चींटी की आंख से, कीड़े की नज़र से, और या फिर चिड़िया की नज़र से। ये दोनों व्यूज़ बनते हैं 3 पॉइंट में, ठीक है। तो ये अलग अलग प्रोस्पेक्टिव से अलग अलग होता है। ये चीज़ जब आप ये बना रहे हैं तो थोड़ा ध्यान में रखना होता है, क्योंकि रेफरेंस इमेज इसी के अकॉर्डिंग होगी तो आसानी से फिक्स होगा, नहीं तो डिस्टॉर्शन क्रिएट होगा और आपको कन्विंस नहीं कर पाएंगे आप अपने मैनिपुलेशन के द्वारा लोगों को। लेना पड़ेगा, और नहीं तो फिर डिस्टॉर्शन, देखिए 19-20 डिस्टॉर्शन आप कर सकते हैं, उतना चेंजेस फोटोशॉप देता है, लेकिन कंप्लीट चेंजेस की बात करें तो वो नहीं देता है, क्योंकि आप पूरी इमेज में, जिस जगह इमेज में जगह ही नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसको कैसे बदलेंगे? पॉसिबल नहीं। सो अभी ये वाला व्यू जो है ये मुझे एंटाई व्यू दिख रहा है, क्योंकि यहाँ से ऊपर की बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। फर्स्ट पर्सन व्यू भी है, एंटाई। रियलिटी में एक चीज़ बताऊँ, रियल वर्ल्ड में आप क्या बोलते हैं, जो ये तीनों चीज़ें एक साथ देखते हैं। आपकी आंख जो है वो इसको बोलते हैं कि फिफ्थ पॉइंट व्यू तक देख सकती है, 5 पर्सपेक्टिव तक देख सकती है, क्योंकि आप एक साथ इन सब चीज़ों को एक साथ देख रहे होते हैं, ठीक है। तो आपके पर्सपेक्टिव जो है वो स्फेयर ग्लोब में चलता है, जो आप देखते हो ना ह्यूमन, वो 360 पूरा देखता है। तो ये सब अलग अलग जानने की ज़रूरत इस चीज़ के लिए, ताकि आप इसको बना सकें। बाकी आप ऐसा ना सोचें कि आप जो हैं वो रियल वर्ल्ड में तीनों प्रोस्पेक्टिव एक साथ दिखाई देते हैं, ठीक है, वो तीनों एक साथ ही देखते हैं हम लोग। सो अभी ये 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव है, एक इधर गया हुआ है, ये 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव है, ठीक है। तो अब मुझे इसी पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग कुछ क्रिएट करना है, और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ से ऊपर तक का अगर मैं कोई आइंट आई व्यू या वॉर्म्स आई व्यू पे कोई कैरेक्टर को देखूँ तो मैं उसको यहाँ फिक्स कर सकता हूँ, ठीक है। सो मैं यहाँ क्या करूँगा, वॉर्म्स आई व्यू, या फिर इसको अगर वॉर्म्स आई व्यू से गर्ल सर्च करते हैं, ठीक है, तो गर्ल होगी या मॉडल होगा कोई भी, तो अभी यहाँ पे वो नहीं आ रहा, उसको नहीं पता चल रहा क्या चीज़ है। तो आप इसका, कैमरा का एक टेक्निकल वर्ड होता है जिसको बोलते हैं हाई एंगल, राइट। तो हाई एंगल में क्या होता है, कैमरे की जो फोटोग्राफ होगा वो कहीं ना कहीं हाई एंगल पे चला जाएगा। ओके, इसको लो एंगल कर देते हैं, हमें लो चाहिए, सॉरी, नीचे से, राइट। तो लो एंगल कैमरा जो है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो हाई एंगल, लो एंगल, और मीडियम शॉट, लॉन्ग मीडियम, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। सो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कुछ एक ऐसा कैरेक्टर ले लेते हैं जो कि जिसको हम दिखा सकें, और हमें कंप्लीट लो एंगल पे चाहिए है, प्रॉबेबली डोंट नो, ये वाले भी अच्छे रहते, ये वाले इस तरीके के जो हैं, लेकिन ये स्टॉक फुटेज हैं तो वो मिल नहीं पाते। ये वाले हम दे सकते हैं, है ना, ये भी दे सकते हैं, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए, हम थोड़ा सा इसको अच्छे तरीके से दिखाएंगे। सो वी कैन डू दीज वंस। अगर ये गर्ल को हम अपने इस कॉन्सेप्ट में कहीं बैठाएं तो हम ऊपर में किसी बिल्डिंग के ऊपर बैठा सकते हैं, है ना, हम किसी बिल्डिंग के ऊपर उसको बैठा सकते हैं, वो भी दे सकते हैं, राइट। और देखते हैं जो रेफरेंसेस हमको लगते हैं कि पैर वाला रेफरेंसेस मेरे को अच्छा लग रहा था, राइट। हम हो सकता है कि किसी मॉडलिंग कंपनी की अगर प्रोडक्ट देना चाह रहे हो तो उसके लिए दे सकते हैं कि हम गर्ल को खड़ा करें और यहाँ पे इनको हम चेंज कर देंगे, इसकी जगह हम प्रोबेबली कोई दूसरा नाम डाल देंगे, या फिर हम इन्हीं ग्राफ्स को, इसी को कोई कंपनी का दे सकते हैं, वी कैन चेंज दैट, है ना।
देखते हैं कहाँ तक इसको मैनिपुलेट कर पाते हैं। और या फिर प्रोडक्ट भी डाल देते हैं। हम ऐसा करते हैं कि इसमें पहले एक हाई एंगल प्रोडक्ट में भी देख लेते हैं, लो एंगल प्रोडक्ट भी सर्च कर लेते हैं। राइट, तो लो एंगल प्रोडक्ट सर्च करेंगे तो पैक्सल्स में दिखा देता है कि लो एंगल कैसा वाला प्रोडक्ट रहेगा। जैसे ये दिख रहा है हमको। और ठीक है, बस जितना मेहनत जो होती है इसमें वो लगती है आपकी चॉइस के ऊपर। दैट मीन्स है ना, मतलब आप कौन सी प्रोडक्ट को क्रिएट कर रहे हैं। जैसे ये वाली चीज़ें हैं, है ना, ये भी डाल सकते हैं कि आप दिखा रहे हैं कि अब से सोलर जो पावर है या नेचुरल एनर्जी है उससे कुछ चला रहे हैं। हाँ, ये भी डाल सकते हैं। सो कॉन्सेप्ट कोई भी डल सकता है। जैसे हमने इसी को ले लेते हैं। राइट, आई डोंट नो, प्रोबेबली। ठीक है, लेट्स सी कौन सा प्रोडक्ट। कैमरास का भी डाल दें क्या? मैक्रो। मैक्रो प्रोडक्ट में क्या होता है, छोटी छोटी चीज़ें पास में नज़र आती हैं। तो शूज़ हो गए, नो प्रोबेबली शूज़ ये भी काम आ जाएगा। तो मैक्रो फोटोज का ग्राफीज में बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हैं। चलिए इसको क्या करते हैं, शू वाला तैयार कर देते हैं शूज़ के लिए। ये नीचे से ये स्टारबक्स वगैरह का बनाना हो, ये प्रोडक्ट्स भी जा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। तो चलिए क्रिएट करते हैं मैनिपुलेशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी शू वाली जो इमेज है उसको ले आते हैं, डाउनलोड्स में जाएंगे और यहाँ पे शू की इमेज ले आते हैं। ठीक है, और कॉपी करके इसे यहाँ पेस्ट कर देते हैं। इनको रिमूव और इसको कर देते हैं छोटा, क्योंकि हमें शू जो चाहिए होगा वो प्रोबेबली हमें इस बिल्डिंग साइज का शू चाहिए होगा। राइट, बिल्डिंग से बड़ा होना चाहिए, तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, इसको यहाँ पे फिक्स कर देंगे और ओपेसिटी कम या फिल कम करके हम देख सकते हैं कि इसकी मेजरमेंट कहाँ तक जा रही है। ठीक है, तो मैं एक शू ले रहा हूँ, दो शू नहीं लूँगा, एक शूज़ लूँगा क्योंकि वो पर्सपेक्टिव में काफ़ी अच्छा मैच कर रहा है। ठीक है, अब क्या करूँगा, मैं फिल को बढ़ा दूंगा और इसको लेयर मास्क लगा दूंगा। लेयर मास्क लगाने से वो पूरा ऑप्शन मुझे गायब दिख रहा है। अदर देन दैट ये भी कर सकता हूँ कि पहले मैं इसका सिलेक्शन ले लेता हूँ। सिलेक्शन के लिए मैं पेन टूल सजेस्ट कर रहा हूँ अभी। पी शॉर्टकट है पेन टूल का। राइट, ये क्या करता है, ये आपको पॉइंट्स देता है। जैसे एक पॉइंट मैंने दिया तो ये एंकर पॉइंट हो गया, इसको एंकर पॉइंट बोलते हैं। जब जैसे ही मैं दूसरा पॉइंट पे क्लिक करता हूँ तो वो उन दोनों को कनेक्ट कर देता है। ठीक है, और इसकी खासियत ये है कि जैसे ही मैं क्लिक करके ड्रैग करूंगा तो ये कर्व बनाना शुरू कर देगा। ये एकमात्र ऐसा टूल है जो हर ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर पे यूज होता है, और 3D सॉफ्टवेयर में भी यूज होता है, वीडियो एडिटिंग में भी यूज होता है, और सारी मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ये टूल हमेशा यूज होता है। तो इसके साथ आपको वर्क करना बहुत ज़रूरी है। ये टूल जो है वो आपको वेक्टर ग्रुप के अंदर मिलेगा। हाँ, इसको भी बैक स्पेस करके एक बार हटता है वो, फिर उसके बाद अगर डिलीट करने हैं आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो। ये एक बार बन गया ना तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप उसके अकॉर्डिंग आपको बाद में दिक्कत करे, ऐसा नहीं है। आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो। हाँ, इसमें वो इशू नहीं है।
कभी भी आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ, और ये कर्व और क्या बोलते, टेंजेंट कभी भी बन जाता है। अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हो ना। हाँ, उसको भी कवर अप कर लेंगे आई थिंक। इसके बाद कंप्लीट करके मुझे लगता है कि ये चीज़ के बाद आप वो पोस्टर खुद भी बना पाएंगे, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, मैनिपुलेशन भी हो जाएगा, आपका कलर करेक्शन भी हो जाएगा। तो आई थिंक अभी तो काफ़ी हद तक आप उसमें बदलाव ऑलरेडी कर सकते हैं। इमेजेस को चेंज करने का उसमें आपने स्टैम्प टूल वगैरह भी देखा है, तो अगर कुछ एक स्टैम्प नहीं, हीलिंग ब्रशेस। स्टैम्प टूल पुराना ब्रश है जो कि हीलिंग ब्रश का ही काम करता है। बहुत सारे दांत थे इसके। हाँ, जूता बहुत सारा डिटेल्स है ना। तो इसको वैसे हम अपने क्विक सिलेक्शन टूल से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये वाला जो है ये कर्व वगैरह और जो कॉम्प्लेक्स शेप होते हैं उन जगहों पे भी आसानी से काम कर पाता है। क्लिक करके ड्रैग भर करना होता है और वो अपने आप कर्व बना लेता है। ठीक है, इसको जल्दी जल्दी थोड़ा सा कवर अप करते हैं। मैं कुछ कुछ हिस्से चॉप भी कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा डिटेल समझ नहीं आती है। बट अगर आप बिल्कुल रिफाइनिंग से करना चाहें तो थोड़ा समय बाद, दैट मीन्स थोड़ा सा टाइम इसको दीजिए ताकि ये चीज़ क्रिएट हो जाए। सेलेक्ट दैट एंड it's almost done. We are done over here. जूते में कितने सारी डिटेल्स होती हैं ये हम आज देख रहे हैं। इसमें खास चीज़ यही है कि आप ड्रैग करेंगे तो आपको जो ये पॉइंट मिलता है इसको बोलते हैं बेजियर हैंडल। ये बेजियर हैंडल जो है वो आप कभी भी मॉडिफाई कर सकते हैं, तो आपको किसी भी तरीके का कर्व बनाने की अथॉरिटी देता है ना। हमारे पास जूता ऑलमोस्ट हम पहुंच चुके हैं एंड तक। ठीक, इसको सिलेक्शन लिया हमने हमने यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया हुआ है। हम क्या कर सकते हैं, इसको जैसे ही हम लेयर मास्क लगाएंगे, इस पूरे ऑप्शन को हम सिलेक्शन में टर्न कर सकते हैं। राइट क्लिक करके मेक सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। या तो ये कर सकते हैं मेक सिलेक्शन, तो क्या होगा, ओके, और ये सिलेक्शन बन जाएगा। नहीं, पहले वो सेलेक्ट नहीं किया था, उसने केवल शेप बनाया था। ठीक है, अब आप उसने आपने उसको चेंज करके सेलेक्ट कर लिया, तो अब देखो मास्क हो गया। लेयर मास्क आपने लगा दिया यहाँ से, तो सीधा चला गया, गायब हो गया। राइट, तो आपके पास ये आ गया।
और अगर आपको लेयर मास्क नहीं चाहिए है और यही चीज़ को मास्क करना है तो क्रिएट वेक्टर मास्क। ये वेक्टर मास्क जो होता है वो वेक्टर शेप पे अप्लाइड होता है। इसका खासियत ये होती है कि आप फिर इसके बाद अभी देखो यहाँ पे आप मैं इधर पे जा रहा हूँ तो आप देखिए मेरे पास माइनस का एक साइन आ रहा है, आइकॉन बन रहा है, यानी कि मैं इस नोट को डिलीट भी कर सकता हूँ। जहाँ पे भी मर्जी आए उतने में डिलीट कर सकता हूँ। ऐड करना हुआ तो मैं क्लिक करूँगा तो ऐड हो जाएगा। वो ऑटोमेटिकली काम कर जाता है। जैसे ही एंकर पॉइंट के ऊपर ले जाएंगे तो माइनस बन जाएगा, और लाइन एजेस कनेक्टर लाइन के ऊपर ले जाएंगे तो प्लस बन जाएगा। ठीक है। और दूसरी चीज़, इसको मूव कराने के लिए आप ये वाला टूल यूज़ नहीं करते, मूव टूल काम नहीं करता। इसके लिए शॉर्टकट होता है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और पाथ सिलेक्शन। ठीक है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल एंकर पॉइंट्स को एडजस्ट करने के लिए, यानी इस पॉइंट को अगर आपको चेंज करना है तो भी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आप कर पाओगे। ठीक है। लेकिन अगर आप इसको पूरे ओवरऑल पाथ को मूव कराना चाह रहे हैं तो फिर ब्लैक वाला एरो पाथ सिलेक्शन, इसमें क्या होगा, आप एक भी चीज़ को क्लिक करेंगे तो वो पूरा पाथ बन जाएगा। ठीक है। तो कंप्लीट पाथ को मूव कराने के लिए मास्क ऑलरेडी लगा हुआ है ना। सो अब मूव में जाएंगे, यहाँ पे इस प्रोडक्ट को मूव करा लेते हैं और इसको हम यहाँ पे फिक्स कर देते हैं। वी मास्क को छेड़ना है तो पेन टूल लगेगा, और इसको इमेज को छेड़ना है तो फिर वी शॉर्टकट है। इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है। यहाँ फिक्स कर देते हैं और इमेज को दो भाग में डिवाइड कर लीजिए। इमेज को देखिए कि ये वाला हिस्सा जो है ये जूते के ऊपर आएगा। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको बस कंट्रोल जे करेंगे और यहाँ पे हमारे पास सिलेक्शन है और एक मोटा मोटा ऐसे ही एक सिलेक्शन लगा लेते हैं। ठीक है। और यहाँ पे इसको मास्क कर देते हैं। इतना सिलेक्शन हो गया, इतना मास्क हो गया। ठीक है। और अब ये जूता लेंगे, इसको उठा के बीच में डाल देंगे हम देखिए इमेज है, ठीक है, और कार वाला हिस्सा है, और अगर मुझे जूता इस रोड पे कहीं डालना है तो मुझे ये कार को ऊपर रखना होगा, तब जाके जूते के ऊपर ये कार आएगी, राइट। तब मुझे लगेगा कि ये इस जगह पे है। तो मैंने क्या किया, पहले मैंने इसको सेलेक्ट किया, जैसे यहाँ से मैंने कैरेक्टर ले लिया और ये कार को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है। और ये पूरा एरिया सेलेक्ट किया। मैं ऊपर वाला ना भी सेलेक्ट करूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं क्या कर रहा हूं, इस पूरे को डिवाइड कर दे रहा हूं। एक ये पूरा हिस्सा मैंने इस पीछे वाली से अलग सेलेक्ट कर लिया। अब इसको मैं क्या करूंगा, कंट्रोल सी या कंट्रोल वी कर लूं, या इसी का एक कॉपी ले लूं कंट्रोल जे से। तो क्योंकि सिलेक्शन बनाया हुआ था और कंट्रोल जे दबाया तो उससे क्या हुआ, केवल सिलेक्शन वाला एरिया ही कॉपी हुआ नेक्स्ट लेयर पे। तो अभी मेरे पास क्या आ गया, दो लेयर आ गई। ऑब्वियस सी बात है, एग्जैक्टली उसके ऊपर लगा हुआ है तो आपको डिफरेंस समझ नहीं आएगा। तो मैं क्या करूँगा, इसके पीछे ये जो शू है इसको इसके पीछे रख दूंगा। तो अभी क्या हुआ, कार के ऊपर जूता आ गया, बिल्डिंग वगैरह के ऊपर। अभी बिल्डिंग एग्जैक्टली नज़र नहीं आ रही, इसको फिक्स करना होगा। तो नीचे में जो आप देख रहे हो इधर पे इस सेक्शन पे बैकग्राउंड पे, अब इसको ऑन करूंगा ना तो ये पीछे का भी दिखने लगेगा, आगे का भी दिखने लगेगा और जूता भी दिखने लगेगा। कहाँ तक, इस साइड क्यों लिया मैंने सिलेक्शन, इस साइड ये वाला जो सिलेक्शन मैंने क्यों लिया, वैसे मैं चाहूँ तो मेरे को ज़रूरत नहीं है कोई उतना सेलेक्ट करने के लिए। मैंने उसको इसलिए लिया कि मान लो अगर आप कलर्स में कोई बदलाव करते हैं तो
अगर इस हिस्से को अलग से सेलेक्ट करूंगा, इधर कलर चेंज करूंगा ना, तो यहाँ का भी कलर चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, पूरे को एक कलर में ले लिया। तो अभी क्या है, यहाँ बदलाव करूंगा तो ऑटोमेटिकली इधर बदलाव भी होगा, है ना। तो इसलिए क्या होगा कि मुझे वो उतना काम और मेहनत बच जाएगा। मैं हो सकता है यहाँ से ये वाला हिस्सा भी सेलेक्ट कर लूँ, ऐसे करके भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। और इस बिल्डिंग के ऊपर में मैं वो जूता फिक्स कर सकता हूँ। तो ये चॉइस मेरा है कि मैं कहाँ पे इसको फिक्स कर सकता हूँ। आपकी चॉइस पे, आप चाहो तो केवल कार भर लो, आप ये भी कर सकते हो कि केवल कार भर ले लो, इतना ही सिलेक्शन आप कर लो, है ना, और बस बाकी को वैसे ही रहने दो। वो भी कर सकते हैं अपन, सिंपल है। इसको यहाँ से जैसे मैंने मान लो इतने हिस्से को सेलेक्ट किया और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो अभी क्या हुआ, कार के ऊपर ही बस जूता दिख रहा है, ये वाली बिल्डिंग के ऊपर दिख रहा है, और कार जो है वो इस बिल्डिंग के ऊपर जूते के ऊपर आ गई। तो अब जूते को अगर मैं साइड में असाइड करता हूँ तो मैं इसको ऐसा फिक्स कर सकता हूँ, और ये मेरी इस बिल्डिंग के ऊपर आएगा, और कार के उस तरफ में ऐसा नजर आएगा कि ये उसके ऊपर में रखा हुआ है। ये अभी थोड़ा सा, मतलब कार जो है वो जूते के ऊपर है, ठीक है, और जो बिल्डिंग यहाँ दिख रही है उसके ऊपर जूता है, ये तो हमको दिख रहा है ना। बैक करके देखेंगे तो अब हमको नजर आ रहा है कि जूता जो है वो बिल्डिंग के ऊपर रखा हुआ है, और कार जो है वो उसके तो अभी निकट में ही है जूता, राइट। अभी इसमें क्या दिक्कत हो रही है कि ये वाला हिस्सा पास में है, और ये वाली बिल्डिंग जो है वो दूर है, और जूता अगर इस बिल्डिंग के ऊपर है तो इसके ऊपर नहीं हो सकता, टेक्निकली इसके ऊपर नहीं हो सकता। तो क्या होगा, अगर इसकी लेस इसके ऊपर आ जाएगी तो हमें क्या दिक्कत आएगी, हमें प्रॉब्लम फेस हो सकता है ना। तो फिर इसको हम फिक्स करेंगे, इसको यहाँ से यहाँ तक हम फिक्स करने के लिए क्या है, हमने वेक्टर मास्क बना लिया था। तो वेक्टर मास्क की खासियत ये है कि हम किसी भी समय इसकी पॉइंट्स को एडजस्ट कर सकते हैं। तो सिंपल इसके पॉइंट को बस उठाना है और यहाँ पे रख देना है। वेक्टर से, वेक्टर मास्क का, क्योंकि वेक्टर मास्क क्या करता है, पेन शेप को बचा के रखता है। जैसे हम लोग यहाँ लेयर मारते थे तो इसको हम बदलाव नहीं कर सकते थे ना, ये वाली लेयर को, मास्क लेयर को, ये तो एक बार बन गया सिलेक्शन, मास्क हो गया, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। वेक्टर मास्क ऑन द अदर हैंड मास्क को मॉडिफाई करने की ऑप्शन देता है। तो आपके पास शेप बना बनाया है, जैसे चाहिए उसको वैसा यूज़ कीजिए। तो अभी हमने क्या किया, उसको पीछे कर दिया, तो अब ये लगेगा कि ये इस बोर्ड के पीछे है, ठीक है। अभी मैनिपुलेशन यहाँ ख़त्म नहीं होता है, मैनिपुलेशन अभी तो केवल प्लेस होल्डिंग हुई है। सबसे पहला स्टेप होता है प्लेस होल्डिंग का। इसमें आप क्या करते हैं, फिक्स करते हैं इसका बोलते हैं ना पर्सपेक्टिव, इसका जगह पे रखा हुआ है कि नहीं, आप आइडिया लेके आ रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे अभी गाड़ी के जस्ट ऊपर रखा है, लेकिन गाड़ी को अच्छे से क्लीन अप नहीं किया हुआ है ना, तो उसका क्लीन अप करना है। मैंने बस उसको ओवरऑल रख के देख लिया दूर से कि ओके मुझे ये लग रहा है कि नहीं। जैसे ही दूर ले जाता हूँ तो क्या होता है, वो छोटी छोटी डिटेल्स गायब हो जाती हैं। तो हम क्या करते हैं, हम बड़ी पिक्चर देख पाते हैं, बिग पिक्चर समझ में आती है, ठीक है। तो वो पोर्शन है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। तो इस मैनिपुलेशन की क्लास को हम नेक्स्ट क्लास में शिफ्ट कर रहे हैं, हम नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट सीखेंगे। अभी हमने प्लेस होल्डिंग की हुई है, ठीक है। इसके बाद इसका कलर करेक्शन देखेंगे, लाइट्स एंड शेडोज कैसे फिक्स करनी है, कलर कैसे लाएंगे कि ये लगे कि ये एक्चुअली इस इमेज का है, ठीक है। तो वो इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि पढ़ाने को मैं अभी भी पढ़ा सकता था, लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। तो आप एक बार इस मास्क को ट्राई कीजिए। करना क्या है, सिंपल जूता लेना है,
जूते को लेके कटिंग कर दीजिए। कटिंग किससे करना है? पेन टूल से। पेन टूल से आप शेप बना लेंगे। शेप बनाने के बाद उस पर राइट क्लिक करके वेक्टर मास्क करना है। तो वेक्टर मास्क ऐसा लग जाएगा, कुछ यहाँ पे दिख रहा है ना? हाँ, अभी पहले सेम वाले में कीजिए, ताकि क्या है, आप प्रोसेस जो वीडियो देखोगे ना तो प्रोसेस मिस नहीं होगा। ठीक है, तो इसको वेक्टर मास्क लगाना है। वेक्टर मास्क लगाने के बाद जो कोई भी इमेज ले सकते हो, मैं उसके लिए नहीं कह रहा, लेकिन आप कॉन्सेप्ट सिमिलर रखिए। बिल्डिंग जो होगी, ठीक है, बिल्डिंग का, क्योंकि हमें जूता हमने ऊपर में रखा हुआ है तो यहाँ तो ठीक नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ गड़बड़ नज़र आ रहा है। तो इस हिस्से को हमको ऊपर लाना होगा, तो हमको सिलेक्शन लेके उसको कॉपी करना होगा। तो अब ये ऊपर आ जाएगा, तो ऐसा लगेगा कि ये इस जूते से दूर है और हमारे कैमरे के पास है गाड़ी। मेरे को ये डिस्टेंस पे रखना है गाड़ी से, ये मुझे डिस्टेंस पे रखना है, क्योंकि जूता जो है वो बिल्डिंग के छोर पे रखा हुआ है। देखो कॉन्सेप्ट आपका, ये बिल्डिंग के ऊपर रखा हुआ है जूता। तो ये वाला जो बिल्डिंग का पिलर है, ये पिलर कार से काफ़ी दूर है ना? तो अगर मैं यहाँ पे इस पिलर के ऊपर जूता रखूंगा तो ऑब्वियस सी बात है, कार मेरे कैमरे के पास है तो कार उसके ऊपर आएगी, लेयर कार की उसके ऊपर आएगी, है ना? तो अब जब कार लेयर के ऊपर आएगी तो फिर मुझे कार दिखनी चाहिए और जूते का कुछ हिस्सा गायब नजर आना चाहिए। तो लेयर सिस्टम का फायदा ये होता है कि मैं इससे कौन सी चीज़ पास और कौन सी चीज़ दूर है, ये डिसीजन ही है इसकी की पॉइंट। इसमें दो चीज़ सबसे ज़्यादा देखनी होती है, पर्सपेक्टिव, कि ये एक्चुअली फिक्स होना चाहिए पर्सपेक्टिव में, तभी मैनिपुलेशन का इल्यूजन काम करता है। और दूसरा, लाइट्स एंड शेडोज। कलर्स भी उतना मायने नहीं रखते जितना मायने लाइट्स एंड शेडोज रखते हैं। इसका सिंपल फंडा ये, दो चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ब्लैक और वाइट वैल्यू और पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम लोगों ने पर्सपेक्टिव में इसको रखा हुआ है, राइट। अभी भी इमेज में ऊपर जाते समय ये जो जूता है ना, ये थोड़ा सा छोटा स्क्यू होगा, नीचे का हिस्सा आपको फोर्थ शॉर्टनिंग पढ़ना पड़ेगा। फोर्थ शॉर्टनिंग का मतलब होता है जो हिस्सा आपकी आंख के पास होता है, कभी भी आप अपनी आंख के पास कोई भी प्रोडक्ट को रख के देखिएगा, है ना, ऐसे करके रख के देखिएगा, ठीक है। तो चाहे वो फ़ोन हो या कोई भी चीज़ हो, आप ऐसे करके अपनी आंख के पास रखेंगे जहाँ से विजिबल हो। तो आप देखिएगा ये वाला जो हिस्सा होता है ना, जो आपकी आंखों से दूर जाता है, वो छोटा होता जाता है और ये हिस्सा बड़ा होता जाता है, राइट। तो ये बड़े वाले हिस्से और छोटे वाले हिस्से के डिफरेंस को फोर्स शॉर्टनिंग बोलते हैं। यही चीज़ वहाँ दिखानी होगी, ठीक है। सो इसको यहीं तक रखते हैं, ठीक है, एंड देन विल नेक्स्ट क्लास में हम इसको फॉरवर्ड करेंगे।